नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। शाम 7:15 पर लेंगे शपथ। यूपी से 3 नेता बन सकते हैं एनडीए सरकार में मंत्री, किया गया फोन। आईएसआईएस को मिली थी धमकी, अब भारत पाक मैच में भारतीय खिलाड़ियों को मिलेगा राष्ट्रपति लेवल की सुरक्षा। 100 दिन के एजेंडे पर करना है काम, संभावित मंत्रियों को मोदी का मंत्र। उड़ान भरते ही फ्लाइट में लगी आग, मच गई अफरा तफरी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉच में। रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन का। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेने वाले हैं। शाम 7:15 पर शपथ होनी है। आज का दिन देश के लिए अहम होने वाला है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे पीएम बनने जा रहे हैं जो लगातार तीसरी बार इस पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। राष्ट्रपति भवन शपथ ग्रहण समारोह होना है। कार्यक्रम रविवार शाम आज 7:15 पर रखा गया है, जिसमें कई विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी, जिसका पूरे देश में सीधा प्रसारण किया जाएगा। एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि राष्ट्रपति 9 जून 2024 को शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता सरकार में प्रतिनिधित्व के अपने हिस्से को अंतिम रूप देने के लिए तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे सहित सहयोगी दलों से परामर्श कर चुके हैं। आईएसआईएस से मिली थी धमकी, अब भारत पाकिस्तान मैच में भारतीय खिलाड़ियों को मिलेगी राष्ट्रपति लेवल की सुरक्षा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। भारतीय खिलाड़ियों को अमेरिका के राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा मिलेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी राइवलरी कहा जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में दोनों टीमें न्यूयॉर्क के नाउस काउंटी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आज यानी 9 जून रविवार को आमने सामने होंगी। दोनों के बीच होने वाले मुकाबले से पहले आतंकी संगठन आईएसआईएस की तरफ से धमकी मिली थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। मैच के दौरान खिलाड़ियों को अमेरिका के राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे न होने के चलते दोनों देशों की टीमों ने आखिरी द्विपक्षीय सीरीज करीब 12 साल पहले खेली थी। दोनों टीमों के बीच भिड़ंत या तो आईसीसी या फिर एसीसी टूर्नामेंट में देखने को मिलती है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच सुरक्षा के लिहाज से और अहम हो जाता है। इस मैच से पहले सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन मैच से पहले स्थानीय अधिकारियों ने खिलाड़ियों के साथ साथ मैच देखने वाले दर्शकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। आपको बता दें, नासाउ काउंटी में पुलिस कमिश्नर पैट्रिक राइडर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, यह सुरक्षा अमेरिका के राष्ट्रपति लेवल की सुरक्षा होगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा, भारत पाकिस्तान मैच के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम उसी तरह किया गया है जैसे कुछ साल पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वागत के लिए किया गया था। बता दें कि आईएस से मिली धमकी के बाद सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यूपी से 3 नेता बन सकते हैं एनडीए सरकार में मंत्री, आज उनके पास फोन भी आ रहा है। सरकार 3.0 में उत्तर प्रदेश की गहरी छाप होने के आसार हैं। राज्य में बीजेपी और उसके सहयोगी नेताओं को फोन आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार का शपथ ग्रहण आज शाम 7:15 पर होना है। राष्ट्रपति भवन में ये आयोजन होना है। एनडीए सरकार में उत्तर प्रदेश से भी मंत्री बनाए जाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के भी नेता शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, अपना दल सोनेलाल की नेता और मिर्ज़ापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रीय लोकदल के नेता एवं राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं दूसरा नाम बीएल वर्मा का भी आ रहा है। ये भी राज्यसभा सांसद हैं और पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड से सांसद अजय टामटा को मंत्री बनाया जाएगा। वह दिल्ली पहुंच गए हैं।
इसके अलावा लिस्ट में पीलीभीत से नवनिर्वाचित सांसद और यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद का भी नाम शामिल है, वह दिल्ली में ही मौजूद हैं। वहीं कुछ और नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने 4 जून को संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कुल 36 सीटें हासिल की हैं। इसमें 1 अपना दल, 2 राष्ट्रीय लोक दल और 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। जानकारी के अनुसार सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद जब तमाम सहयोगी दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व से मुलाकात की, उस दौरान भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में सहयोगी दलों से उनकी मांगों को लेकर जानकारी हासिल की गई। उस बैठक के दौरान बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सहयोगी दलों से पूछा कि आप कितने मंत्री पद और कौन कौन से मंत्री पद चाहते हैं। इस पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को जवाब मिला। उस पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की और मांगे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी गई थी, उनको उनसे संतुष्ट कर दिया गया। जिसके बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने गठबंधन के दलों की मांगों को लेकर कई घंटों तक चर्चा की और उसके बाद सहयोगी दलों के नेताओं से भी चर्चा हुई। शनिवार शाम जब यह तय हो गया कि किस गठबंधन के दल को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, उसके बाद उसकी जानकारी गठबंधन की अलग अलग पार्टी के नेताओं को दे दी गई और उनकी हामी के बाद से कॉल जाने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल हो सकता है और काफ़ी मंत्रियों को मंत्री पद मिल सकता है। सौ दिन के एजेंडे पर करना होगा काम। जी हाँ, संभावित मंत्रियों को मोदी का मंत्र मिला है। नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिल्ली को छावनी तब्दील कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। पीएम मोदी के अलावा उनका मंत्रिपरिषद भी शपथ लेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने 7 लोक कल्याण मार्ग आवास पर सभी संभावित कैबिनेट मंत्रियों की बैठक ली है। अब इस बैठक का पहला वीडियो सामने आया है। वीडियो में पीएम मोदी सभी संभावित मंत्रियों को संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं। पहली पंक्ति में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा सिंह वंडिंग ने बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू के मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल होने को लेकर कहा कि अगर वो मंत्री बन रहे हैं तो ये अच्छा होगा, क्योंकि पंजाब के लिए और ज़्यादा काम होगा। उन्होंने कहा कि हमें मोदी सरकार से बहुत उम्मीद है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने कहा, मैं भारत आकर बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी पिछली यात्रा के बाद इतनी जल्दी वापस आकर बहुत खुश हूँ। यह वास्तव में भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री को 2 बार लेनी पड़ती है शपथ। उल्लंघन करने पर हो सकता है बहुत बड़ा एक्शन। आइए आपको बताते हैं विस्तार से। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी शाम 7:15 के आसपास राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री की शपथ तीसरी बार लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पार्टी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को की शाम को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। रिकॉर्ड ओथ सेरेमनी के तहत वह लगातार तीसरी बार बहुमत की सरकार वाले दूसरे पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बन जाएंगे। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। आइए जानते हैं कि आखिरकार शपथ के क्या मायने होते हैं, यह प्रधानमंत्री को क्यों दिलाई जाती है और दुनिया के दूसरे देशों में से लेकर क्या चलन और परंपरा है। भारतीय संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, जबकि पीएम सरकार का सर्वोच्च के संदर्भ में होता है।
संविधान की तीसरी अनुसूची में लिखे कर्तव्यों के तहत पीएम को शपथ दिलाई जाती है। वैसे तो इसे दिलाने का कोई खास कारण नहीं है, पर यह एक तरह से अहम प्रक्रिया मानी जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शपथ पीएम के नैतिक और कानूनी रूप से वचनबद्ध करती है। सबसे रोचक बात यह है कि यह शपथ संसद के सदस्यों, सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के जजों और सीएजी को भी दिलाई जाती है। हालांकि उन्हें सिर्फ एक बार ही ओथ लेनी पड़ती है, लेकिन पीएम को इसे 2 बार लेना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक भारतीय पीएम को पहले पद ग्रहण करने के लिए शपथ लेनी पड़ती है, जबकि उनकी दूसरी शपथ गोपनीयता से जुड़ी हुई होती है। लालकृष्ण आडवाणी से मिली बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना इन दिनों दिल्ली में हैं। वह आज होने वाले नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने यहां आई हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार आज भारत रत्न और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आने वाले विदेशी मेहमानों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सबसे पहले भारत पहुंची थी। वह शनिवार 8 जून 2024 को दिल्ली पहुंची थी। एयरपोर्ट से वह होटल पहुंची। शेख हसीना को भारत से अच्छे संबंध के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के नेताओं को न्योता दिया गया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के अलावा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक भी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी का यह शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम की शपथ लेने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इससे पहले यह कारनामा जवाहरलाल नेहरू कर चुके हैं। वह आज़ादी के बाद लगातार 3 टर्म तक पीएम रहे। बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली है। नतीजे आने के बाद सरकार बनाने को लेकर असमंजस की स्थिति थी। दरअसल इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में थी, लेकिन दोनों ने एनडीए के साथ रहने की बात कही। इंडिया गठबंधन के साथ जाने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ बहुमत का जादुई आंकड़ा होने की वजह से एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और सरकार बना भी ली। जितनी भी अटकलें थीं सारे के सारे एक तरफ रह गई। मोदी सरकार ने तीसरी बार अपनी सरकार बना ली। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोगों के आने का तांता लगा हुआ है। बराबर लोग आ रहे हैं, लोग मिलना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना चाहते हैं। मोदी 3.0 में मंत्री नहीं होंगे अनुराग ठाकुर। यहाँ पार्टी से मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, पर अभी अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार में खेल, युवा मंत्री रह चुके हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनके फिर से मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही थी। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अनुराग ठाकुर को लेकर कहा जा रहा है कि वह मोदी 3.0 सरकार में दिखाई नहीं देने वाले हैं। इस बार शायद बीजेपी उन्हें केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज संभावित मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी के आवास पर मुलाकात हो रही थी, मगर अभी तक अनुराग यहां नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वे अपने घर पर ही हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर को हमीरपुर सीट से चुनावी जीत मिली है। उन्होंने इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल सिंह रायजादा को करीब 2 लाख वोटों से हराया है। वे इस सीट पर पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। यही वजह है कि ये मानकर चला जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में एक बार फिर से अनुराग ठाकुर को मौका दिया जा सकता है। पीएम आवास पर हो रही बैठक में संभावित मंत्री हिस्सा ले रहे हैं, जिनके साथ नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं। इसमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बताया कि जितने भी नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, उनमें से कई नेताओं को आज शाम केंद्रीय मंत्री के पद पर शपथ दिलाई जा सकती है। इस बीच तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी नेता जयदेव गल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि पार्टी के सांसद राम मोहन नायडू कैबिनेट मंत्री के पद पर शपथ लेंगे।
जबकि अन्य सांसद चंद्रशेखर पेमासानी को राज्य मंत्री का पद दिया जाएगा। इसी तरह से जेडीयू के नेता भी शपथ लेने वाले हैं। पर चर्चा गर्म इसलिए है क्योंकि अनुराग ठाकुर को पद न मिलना एक बहुत बड़ा संकेत है। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर को इससे पहले उत्तर प्रदेश में प्रभारी भी बनाया गया था। अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी रहे थे। उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार के बाद से हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी तय करे। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अनुराग ठाकुर और शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष जिम्मेदारी दी जा सकती है। अनुराग ठाकुर जो कि युवा वर्ग से संबंधित रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि अनुराग ठाकुर को युवा मोर्चा या फिर बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे बढ़ाया जाए। अनुराग ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़े पद की शपथ भी दिलाई जा सकती है और बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। उड़ान भरते ही फ्लाइट में आग लग गई, अफरा तफरी मच गई, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद पेरिस जा रहे एयर कनाडा के प्लेन में आग लग गई। एयर कनाडा का ये प्लेन 389 यात्रियों और 13 चालक कर्मचारियों के साथ पेरिस जा रहा था। कनाडा के टोरंटो प्रिंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक हादसा हुआ। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद पेरिस जा रहे एयर कनाडा के प्लेन में आग लग गई। एयर कनाडा का ये प्लेन 379 यात्रियों और 13 चालक कर्मियों के साथ पेरिस जा रहा था। यह घटना 5 जून की है, जब टोरंटो से बोइंग 777 जेट ने उड़ान भरी। आग लगने के बाद ग्राउंड स्टाफ द्वारा इसकी वीडियो भी बनाया गया, जिसमें विमान का एक इंजन की आग निकलते हुए दिखाई दे रही है। आग उस समय विमान में लगी जब वह ऊंचाइयों पर चढ़ने लगा। इस सब के बीच अच्छी बात यह रही कि विमान को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे पर उतार लिया गया। वहीं इस हादसे में किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं है। इस घटना पर एयर कनाडा ने यह कहा कि घटना का वीडियो दिखाता है कि आग इंजन के निचले हिस्से यानी ईंधन वाली जगह पर लगी है। टेक्निकल कारणों की वजह से ईंधन वाली जगह पर हवा नहीं पहुंच पा रही थी। इस कारण है कि वीडियो में इंजन के पास आग की लपटें दिखाई दे रही थी। उन्होंने बताया कि यह आग इंजन में लगी ही नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना के बाद खराबी के बारे में तुरंत फ्लाइट क्रू को सूचित किया गया। उन्होंने स्थिति को संभाला और प्लेन को वापस हवाई अड्डे पर सफलता से लैंडिंग कराई गई। इसके बाद प्लेन का निरीक्षण किया गया, वहीं यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से भेजा गया। वहीं जिस प्लेन में खराबी आई थी उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा दिया गया। वीके पांडियन ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। नवीन पटनायक और बीजेडी से बोले सॉरी। बीजू जनता दल नेता और पूर्व आईएएस वीके पांडियन ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने से पहले ओडिशा में बड़ी सियासी उलटफेर हुआ है। बीजू जनता दल नेता और पूर्व आईएएस वीके पांडियन ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेडी को मिली करारी हार के बाद से ही वीके पांडियन ने राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा गया। इस बीच रविवार को वीके पांडियन ने राजनीति से संन्यास के फैसले ने सबको चौंका दिया। हालांकि नवीन पटनायक के अपने उत्तराधिकारी पर हालिया बयान के बाद पांडियन को लेकर अटकलें बढ़ गई थी। ओडिशा के राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि वीके पांडियन ही नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी होंगे। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने 8 जून को अपने उत्तराधिकारी के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी। पटनायक ने अपनी करीबी सहयोगी वीके पांडियन को लेकर कहा कि वह उनके उत्तराधिकारी नहीं है। बातचीत में नवीन पटनायक ने कहा, ओडिशा के लोग तय करेंगे कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा और कौन होना चाहिए। पांडियन पार्टी के सदस्य हैं और उनकी आलोचना दुर्भाग्यपूर्ण थी। वह पार्टी में शामिल हुए और किसी पद पर नहीं रहे। उन्होंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने पिछले 10 सालों में अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। बीजेपी ने ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान नवीन पटनायक के करीब वीके पांडियन को लेकर प्रचार करते हुए दावा किया था कि सीएम पटनायक राज्य के लोगों पर एक गैर उड़िया शख्स को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आज उनके राजनीति से संन्यास ने सबको चौंका दिया और अटकलें तेज हैं कि अब पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा।
जनता का आभार जताने 11 जून को रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने एक बार बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने इस बार 99 सीटें जीती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने एक बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने इस बार 99 सीटें जीत ली। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। उन्होंने दोनों सीटों पर जीत हासिल करी। राहुल गांधी इस बार रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़े। उन्होंने दोनों सीटों पर 3 लाख से ज़्यादा वोटों मार्जिन पर जीत हासिल करी है। इसी कड़ी में लोगों को धन्यवाद देने के लिए वो 11 जून को रायबरेली जाएंगे। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी 11 जून को रायबरेली जाएंगे। इस दौरान वो वहां के लोगों को मिलेंगे और उन्हें धन्यवाद कहेंगे। इसके अलावा 12 जून को राहुल गांधी वायनाड भी जा सकते हैं। राहुल गांधी के जीतने के बाद ये रायबरेली की उनकी पहली यात्रा होगी। राहुल गांधी पहली बार रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। उनसे पहले सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सोनिया गांधी ने इस बार लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने अपनी सीट को राहुल गांधी को दे दिया था। राहुल गांधी ने यहाँ से 3,90,030 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में उन्हें 6,87,649 वोट मिले थे, जबकि प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह को 2,97,000 वोट मिले। वायनाड सीट पर भी राहुल गांधी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने सीपीआई की प्रत्याशी एन राजा को 3,64,422 मतों से हराया है। यहाँ पर उन्हें कुल 6,47,445 वोट मिले थे। नियमों के अनुसार उम्मीदवार सिर्फ एक ही सीट से संसद रह सकता है। इसी वजह से राहुल गांधी रायबरेली या वायनाड की सीट को छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि वो रायबरेली की सीट को भी छोड़ सकते हैं और यहाँ से प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के बड़े नेता के रूप में पार्टी आगे कर सकती है। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर सकती हैं। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की कमान कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के हाथ में देने के लिए उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़ाना पार्टी के लिए विशेष हो जाता है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉच।